अच्छा, अभी हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 3 को, जो कि बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में, जिसके अंदर वो ये कहता है, हायरार्की की बात कर रहा है बेसिकली। वो कह रहा है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी वो सबऑर्डिनेट होगी हाई कोर्ट से, और जो आपकी सिविल कोर्ट होगी वो हर ग्रेड जो है ना उसके हिसाब से, सिविल कोर्ट ग्रेड 1, 2, 3, उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि वो उसके नीचे होगी, यानी कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़ जो हैं वो हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दोनों के अंडर आएंगी। यहाँ तक उसने सेक्शन 3 को डिस्कस किया। उसके बाद वी हैव सेक्शन 4 जो कि बात करता है सेविंग्स। अब सेविंग्स का मतलब क्या है, ये वर्ड निकला, ये जो इन्होंने सेविंग्स का वर्ड निकाला है ना, आप लोग अक्सर बेयर एक्ट के अंदर पढ़ते होंगे डिफरेंट सेक्शंस या आर्टिकल्स के अंदर, सेव एज अदरवाइज, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब स्पेशल लॉ डील करेगा जनरल लॉ के साथ। तो इसके अंदर वो यही डिस्कस कर रहे हैं अपने पार्ट 1 के अंदर, और 2 के अंदर भी यही डिस्कस कर रहे हैं कि विदाउट एनी प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोपोजिशन, आपकी जो भी चीज़ होगी वो आप स्पेशल लॉ, जैसे कि अगर एक ही चीज़ के बारे में कहीं पर बताया गया है कि ये सब लोगों पर लागू होगा, लेकिन कोई स्पेशल लॉ है जो स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन के अंदर, स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर यहाँ पर ये लागू होगा, इस तरह से चेंज करके। अब कुछ लॉज होते हैं वो स्पेसिफिकली पंजाब के लिए होते हैं, तो वो पंजाब का स्पेशल लॉ होगा क्योंकि वो स्पेसिफिक टेरिटरी के लिए है। तो ऐसी कोई भी चीज़ अगर होगी तो वो हम यहाँ पर स्पेशल लॉ ओवर जनरल लॉ सेक्शन 4 के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद वी हैव सेक्शन 5 जिसके अंदर वो बात करता है एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोर्ट्स। अगर स्पेशल लॉ में कोई प्रोविजन ही मिसिंग हो, वहाँ गवर्नमेंट फिर ऑफिशियल गज़ट में डिक्लेयर करेगी कि ये चीज़ जिस जगह पर यहाँ पर CPC अप्लाई होगी या फिर यहाँ पर रेवेन्यू कोर्ट्स का मामला चलेगा। इस तरह का कुछ भी है तो वो इसके थ्रू होगा। और दूसरी चीज़ इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जो हम फैमिली कोर्ट्स और रेवेन्यू कोर्ट्स को CPC में नहीं लेकर आते, उसकी वजह भी यही है कि वो स्पेशल लॉज में आ जाता है, इसके अलग आ जाते हैं रेवेन्यू लॉज, फैमिली लॉज। तो इस वजह से हम उनको भी CPC के अंदर नहीं पढ़ते। और इस चीज़ को हमने पढ़ा भी अपना जुरिस्डिक्शन के अंदर कि हम उसको इसके अंदर क्यों नहीं पढ़ते, एक्सप्रेस प्रोविजंस में भी और अपने एम्प्लॉयड प्रोविजंस में भी। अब यहाँ पर भी वो यही कहता है कि रेवेन्यू कोर्ट जो होगी वो ऐसी कोर्ट होगी जिसकी जुरिस्डिक्शन होगी किसी भी लोकल लॉ के अंडर, कि वो जितनी भी प्रोसीडिंग्स है रेलेवेंट टू रेंट, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स ऑफ लैंड, जो कि एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ की जाएंगी, उनको डील करेगा। लेकिन इसके अंदर सिविल कोर्ट नहीं आएगी, उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में भी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर वो अलग चीज़ डिस्कस कर रहा है इसके लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 6 जो कि डील करता है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनरी लफ्ज़ निकला है आपके मनी रिलेटेड चीज़ों से, यानी कि फाइनेंशियल चीज़ों से, पैसे से रेलेवेंट जो चीज़ है ना, वो पेक्यूनरी के अंदर आता है। तो अब वो कह रहा है कि कोई भी कोर्ट अपनी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से बाहर केस नहीं सुन सकती, क्योंकि हर कोर्ट का डिसाइडेड होता है, उसकी जो भी केस होता है ना उसके सब्जेक्ट मैटर के रेलेवेंट, उसकी अमाउंट और वैल्यू कितने का सूट है जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए उसकी पेक्यूनरी लिमिट से, जो उसकी ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है। जैसे कि CJ1 है वो डील करता है अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, CJ2 डील करता है अप टू 50 लाख्स और CJ3 डील करता है अप टू 5 लाख्स। इसके बाद सेक्शन 7 जो है वो ओमिट हो चुका हुआ है और सेक्शन 8 भी ओमिट हो चुका हुआ है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 के बारे में, जो मैं जुरिस्डिक्शन की बात कर रही थी, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सारा। गैट के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई आ जाता होता है MCQ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक दफ़ा देख लें। सबसे पहले वो ये बात करता है कि जितनी भी कोर्ट्स है ना, ये सिविल कोर्ट्स, इनके पास ये इख्तियार है कि वो तमाम तर केसेस सुन सकते हैं, एक्सेप्ट, यहाँ तक उसने बात की कि वो सुन सकते हैं, उनके पास ये जुरिस्डिक्शन है, उनके पास ये इख्तियार है टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर। लेकिन अब उन्होंने बात की कि एक्सेप्टिंग सूट्स कौन से जो है वो नहीं सुन सकते, ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस, अक्सर औकात ये कॉग्निजेंस का वर्ड वो हटा देते हैं। तो आपने ये वर्ड याद रखना है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जो आपको MCQ में पूछा जा सकता है और आपके जहन में नहीं आएगा उस टाइम पर। कोई भी ऐसा सूट जिसकी कॉग्निजेंस जो है ईदर एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली बार की गई है, तो अगर तो कोई भी एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार चीज़ मौजूद है ना, तो वो सूट आप नहीं सुन सकते। जैसे हमने डिस्कस किया रेवेन्यू कोर्ट्स को, या फिर हमने डिस्कस किया फैमिली कोर्ट्स को। इसके अलावा आपके पास क्रिमिनल कोर्ट्स भी तो आती है ना, कि क्रिमिनल केसेस आते हैं, वो भी तो आप सिविल में नहीं सुन सकते, एक्सप्रेस बार है उनके ऊपर। तो बाकी के जितने भी
केसेस है ना सिविल नेचर के, वो सिविल कोर्ट्स सुन सकती हैं क्योंकि उनको हक दिया है सेक्शन 9 ने। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 10 यानी कि स्टे ऑफ सूट, जिसको हम रेस सब जुडाइस भी बोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले वो ये बात करता है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट, यानी कि कोई भी कोर्ट जो है वो इस तरह के सूट का ट्रायल नहीं चलाएगी। अब वो किस तरह का सूट है? सबसे पहले तो कोई भी ऐसा सूट जो कि ऑलरेडी सेम मैटर इन इशू के ऊपर सेम पार्टीज़ के दरमियान सेम टाइटल के साथ सेम सूट जो है ना वो पेंडिंग है किसी ना किसी कोर्ट के अंदर। आप दोबारा से उसी मैटर इन इशू के ऊपर सेम पार्टीज़ के साथ सेम टाइटल के ऊपर किसी कोर्ट में जाकर वो केस नहीं कर सकते, क्योंकि पहले वाले केस का जो फैसला नहीं आया हुआ तो वहाँ पर आपको स्टे लग जाएगा क्योंकि ऑलरेडी केस पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। तो इसको हम कहते हैं स्टे ऑफ सूट या फिर रेस सब जुडाइस। अब हम बात करते हैं सेक्शन 11 की, जिसके अंदर रेस जुडिकाटा को डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये आपको जितना अच्छा इनका कॉन्सेप्ट होगा ना उतनी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये आ जाते होते हैं। रेस जुडिकाटा रेस सब जुडाइस से मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन इसके अंदर अगर फ़र्क है ना तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ का है कि स्टे ऑफ सूट वहाँ पर लगा था क्योंकि रेस सब जुडिकाटा के अंदर केस पेंडिंग था, लेकिन रेस जुडिकाटा के अंदर केस डिसाइड हो चुका हुआ है। आप सेम मैटर इन इशू के ऊपर सेम टाइटल के साथ सेम पार्टीज़ के अंदर आप किसी कोर्ट के अंदर एक फ़ैसला करवा चुके हो। एक मैटर जो है, एक कंट्रोवर्सी थी, एक झगड़ा था, वो झगड़ा सॉल्व हो गया है कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने फैसला दे दिया है ए के हक में। अब बी जाकर दोबारा से किसी और कोर्ट के अंदर वो केस नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। वो चाहे तो अपील में जा सकता है लेकिन दोबारा से उसके ऊपर केस नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कोर्ट है। तो वहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। तो ये हमारे पास था सेक्शन 10 और ये हमारे पास था सेक्शन 11। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 12 को। अब सेक्शन 12 का ये काम है कि वो बार लगा देगा प्लेंटिफ के ऊपर कि वो कोई भी बंदा इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, फर्दर कोई भी सूट नहीं फाइल कर सकता। अब यहाँ पर ये MCQ आया था 2025 के गैट के अंदर कि वेयर अ डैश इज़ प्रीक्लूड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट। अब आप वहाँ पर किसको सोचेंगे? आप सोचेंगे कि क्या प्लेंटिफ या डिफेंडेंट या पार्टीज़ क्या होगा? तो आपने इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। वेयर अ प्लेंटिफ इज़ प्रीक्लूड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट, मतलब कि प्लेंटिफ पे बार लगा रहे हैं वो कि वो फर्दर केस नहीं कर सकता। और प्लेंटिफ तो कोई भी बंदा हो सकता है, जिसने केस करना है वो प्लेंटिफ ही होगा। तो वो बात कर रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर अगर उसको ये कह दिया जाए कि तुम केस नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर किसी ना किसी किस्म का बार है, तो वो सेक्शन 12 के अंदर आएगा। अब उन्होंने कुछ बार्स को भी डिस्कस किया है अंडर सेक्शन 12 का सब सेक्शन 2, जिसके अंदर वो ये बात कर रहा है। आपने पढ़ा होगा 12(2) की एप्लीकेशन। वो 12(2) की एप्लीकेशन इसी के अंदर होती है। जब कोई भी फाइनल जजमेंट या डिग्री पास हो जाती है या ऑर्डर आ जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक सेपरेट सूट फाइल करने की बजाय ना एप्लीकेशन देते हैं 12(2) की, और वो इसके अंदर होती है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि ये 12(2) की एप्लीकेशन होती क्या है। इसको वैसे असल इजी अल्फाज में कहते हैं कैंसलेशन ऑफ डिक्री, ऑर्डर या जजमेंट। अब कैसे कैंसिल कराते हैं उसको? अगर तो आपको लगता है ना कि किसी भी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर की जो वैलिडिटी है, आपको लगता है कि ये वैलिड नहीं है, आप उसको चैलेंज करते हो। व्हेन अ पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ अ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर, आपने उसको चैलेंज किया और वो चैलेंज करने की ग्राउंड क्या होगी? या तो आप कहोगे कि ये इसके अंदर फ्रॉड था, मिसरिप्रेजेंटेशन थी या जुरिस्डिक्शन नहीं थी। आप ऐसा कहोगे तो आप कोर्ट को एक एप्लीकेशन दोगे और कोर्ट से कहोगे कि ये जो जजमेंट है ना ये वैलिड नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ इसकी वैलिडिटी को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, जिसकी बिना पर इसको कैंसिल किया जाए। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि आप कैंसलेशन के लिए एक अलग सूट फाइल नहीं करोगे, आप एक एप्लीकेशन दोगे। आपको 12(2) की एप्लीकेशन और ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये पढ़ने से अंदाज़ा होगा। अगर यहाँ तक आप सारी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हो ना तो आपका CPC का ये पोर्शन तो सिर्फ इस वीडियो को ही सुनने से कवर हो जाएगा।